नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर सबसे पहले जो बंगाल से आ रही, जहां पर चुनाव आयोग की टीम अगले हफ्ते बंगाल जा रही है और चुनाव आयोग बंगाल में तैयारियों का जायजा लेगा। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होना है। इसी के मद्देनजर लगातार हिंसा की खबरें पहली बात आ रही है और दूसरी बात लगातार ये मांग की जा रही है कि वहां पर चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। चुनाव आयोग की टीम अब अगले हफ्ते पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी, जिसके बाद क्या हालात और क्या स्थितियां वहां पर है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी, जायजा लिया जाएगा। और इस बीच आज टीएमसी के 3 सदस्य पहुंचे थे चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए। ऐश्वर्या पालीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, लगातार हिंसा की खबरें भी आ रही है, निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, चुनाव आयोग क्या कह रहा है अब? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज भी टीएमसी के नेता आए थे इलेक्शन कमीशन। उन्होंने यही कहा कि टीएमसी के नेता ये चाह रहे हैं, वो ये चाहते हैं, ममता बनर्जी भी इस समय चाह रही हैं कि जो चुनाव होंगे वो निष्पक्ष होने चाहिए। बार बार हमने देखा हर 24 घंटे के अंदर वेस्ट बंगाल में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हिंसा का एक ऐसी चीज सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन को भी हर 24 घंटे एक नई रिपोर्ट मिल रही है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन, पूरा का पूरा कमीशन, सीईसी, सुनील अरोड़ा, बाकी सभी लोग, सुदीप जैन, ये सभी लोग वेस्ट बंगाल पहुंचेंगे। अगले हफ्ते वहां पे एक पूरा मुआयना किया जाएगा। जितने भी वहां पे अधिकारी हैं उन सभी से बात की जाएगी और उन जगहों पे भी चुनाव आयोग जाएगा जहां पे ज्यादा हिंसा हुई है। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। अगले 3-4 दिनों में चुनाव आयोग को बताया जाएगा किन किन जगहों पे जाना उनका जरूरी है, क्योंकि इतनी हिंसा हो चुकी है वेस्ट बंगाल में। और हमने देखा किस तरीके से बार बार पिछले एक हफ्ते के अंदर या तो टीएमसी के नेता आते हैं चुनाव आयोग के अंदर या फिर भाजपा के नेता आते हैं। तो चुनाव आयोग ने खुद ही ये डिसीजन लिया है कि अगले हफ्ते खुद जाके वेस्ट बंगाल में देखा जाएगा कि वहाँ पे स्थिति क्या है और वहाँ पे अधिकारी कितने तैयार हैं वेस्ट बंगाल का चुनाव कराने के लिए। ऐश्वर्या रही है हमारे साथ। और इसके साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि चुनाव आयोग से टीएमसी की शिकायत की गई। टीएमसी नेताओं का एक दल थोड़ी ही देर पहले पहुंचा था दिल्ली में, चुनाव आयोग से मुलाकात उन्होंने की है और टीएमसी को बूथ से 100 मीटर की दूरी पर सीआरपीएफ की तैनाती पर एतराज है। टीएमसी को लगता है कि इससे मतदाता या फिर मतदान प्रभावित हो सकता है। केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर क्या चुनाव आयोग सोच रहा है? ऐश्वर्या, ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि इसी बात का जिक्र आज जो 3 सदस्यीय दल गया था टीएमसी का चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए, उन्होंने कहा कि प्रभावित हो सकता है। क्या फिलहाल चुनाव आयोग इस पर विचार कर रहा है? देखिए, विचार तो हो रहा है। सुगौतो रॉय, महुआ मित्रा, यशवंत सिंह, इन तीनों का यही कहना था कि उनको लगता है कि जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, देखिए जहां पे मतदान होगा वहां से 100 मीटर की दूरी पे सेंट्रल फोर्सेस लगाई जाएंगी। इस समय टीएमसी के नेताओं को ये घबराहट है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग या तो मतदान करने ना जाएं या फिर जो लोग मतदान करने जाए वो वहां जाके घबरा के वापस आ जाएं। अब इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी के नेताओं को यह आश्वासन दिया है कि एमएचए यानी कि जो होम मिनिस्ट्री है उससे इलेक्शन कमीशन बात करेगा और ये देखा जाएगा कि जितने भी लोग वहां पे जा रहे हैं या तो कम किए जाएंगे, जितने लोग अभी वहां पे हैं उनसे कम लोग किए होंगे वहां पे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी साठगांठ करी जाएगी। और देखिए, ये भी एक मुद्दा है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने अब ये तय किया है कि अगले हफ्ते वो खुद ही जाएंगे, वेस्ट बंगाल जाएंगे, बूथ का भी मुआयना किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये जो सेंट्रल फोर्सेस जो हैं जिनका डिप्लॉयमेंट किया गया है ये वहाँ पे किस तरीके से चल रहा है। लेकिन हाँ, इलेक्शन कमीशन ने आश्वासन जरूर दिया है इस बात का कि होम मिनिस्ट्री से बात करेगा। जी, नजर आप बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। ऐश्वर्या मेरी सहयोगी पूरी जानकारी दे रही थी। लेकिन इसी पर आज शिकायत करने पहुंचे थे जो 3 सदस्यीय दल टीएमसी की तरफ से, उनमें महुआ मित्रा भी शामिल थी। वो क्या कह रही है सुनाते हैं आपको। हम लोग इसलिए आए थे कि बंगाल के चुनाव को लेकर हम लोगों के मन में कुछ मुद्दे थे, कुछ चिंताएं थी और हमने उनको बारी बारी से इलेक्शन कमीशन के सामने रखा। उन्होंने ध्यानपूर्वक पूरा समय देकर इन बातों को सुना और फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो दृष्टिकोण था हर मुद्दे पर उन्होंने रखा। हम लोगों का जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया है नियम कि बूथ से 100 मीटर की दूरी पर केवल सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी, उस मुद्दे पर हम लोगों ने चिंता जाहिर की
कि सेंट्रल फोर्सेज। We had a meeting with the Election Commission, which was a very fruitful meeting. They assured us that the EVMs are not hackable, that the chip is not reprogrammable. They seem to believe in the technology, and so that was something worth reassuring. सवाल था, एक हमने उठाया कि ये जो नया रूल बनाया गया कि बूथ के 100 मीटर के अंदर कोई स्टेट पुलिस नहीं रहेगा, उसके बारे में हमने हमारे आपत्ति जताया। उन्होंने बोला ऐसा रूल तो सब जगह है, लेकिन बूथ के सामने बांग्ला बोलने वाले लोग रहेंगे, कोविड वॉलंटियर रहेंगे, ऑफिसर भी रह सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लोकल पुलिस कोई नहीं रह सकता है। एक दूसरा, हम वीवीपैट के बारे में सवाल उठाया कि 100% वीवीपैट के साथ ईवीएम टैली किया जाएगा कि नहीं, वो बोला संभव नहीं है क्योंकि। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नई लिस्ट पर अपनों ने ही हल्ला बोल कर दिया है। हल्ला बोल उन्होंने सीधे तौर पर किया। कहीं दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है तो कहीं बैनर पोस्टर ही फाड़ दिए गए हैं। जलपाईगुड़ी में सुजीत सिन्हा को उम्मीदवार बनाना पार्टी कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी। पोस्टर फाड़ डाले गए, टायर जलाकर सड़क बंद कर दी गई। दमदम में भी सड़कों पर टायर जले, बैनर पोस्टर जलाए गए। बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। उत्तर 24 परगना की तस्वीरें, जहां पर वासुदेवपुर में भी टिकट के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। वहां से अरुण ब्रह्मा का टिकट कट गया है और इसके बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। पार्टी दफ्तर में घुसकर बैनर पोस्टर फाड़ डाले गए। इतना ही नहीं, कल्याणी एक्सप्रेस पर आगजनी भी की गई। बंगाल में बीजेपी के उम्मीदवारों की नई लिस्ट आई तो बवाल मच गया। शहर शहर में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। बीजेपी दफ्तरों में तोड़फोड़ शुरू हो गया, पोस्टर फाड़े जाने लगे, नारेबाजी होने लगी, आगजनी शुरू हो गई। जलपाईगुड़ी में सुजीत सिन्हा को उम्मीदवार बनाना पार्टी कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर पर हल्ला बोल दिया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, पोस्टर फाड़ डाले, टायर जलाकर सड़क बंद कर दिया। ये कार्यकर्ता दीपेन प्रमाणिक को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष नबेंदु सरकार ने पैसा लेकर टीएमसी को टिकट बेचने का आरोप लगाया। महिला मोर्चा भी विरोध में उतर आई। टीना गांगुली का कहना है कि दीपेन प्रमाणिक को ही टिकट मिलना चाहिए। दमदम में भी हालात ऐसे ही दिखे। सड़कों पर टायर जल रहे थे। बैनर पोस्टर जलाए जा रहे थे। बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ हो रही थी। बीजेपी ने राजरहाट गोपालपुर से सामिक भट्टाचार्य को टिकट दिया है, जबकि दमदम से बिमल शंकर नंदा को मैदान में उतारा। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को दोनों नाम पसंद नहीं आया। उत्तरी 24 परगना के वसुदेवपुर में भी टिकट के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। वहां से अरुण ब्रह्मा का टिकट कट गया। इसके बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। पार्टी दफ्तर में घुसकर बैनर पोस्टर फाड़ डाले। इतना ही नहीं, कल्याणी एक्सप्रेस पर आगजनी भी की।
शांतिपुर के विधायक अरिंदम भट्टाचार्य को जनता दल से उतारा गया है। हैरानी तो ये है कि 2 उम्मीदवारों ने टिकट लेने से ही मना कर दिया। चौरंगी से दिवंगत कांग्रेस नेता सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा को टिकट दिया गया, तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में है, ना टिकट मांगा, ना बीजेपी में जाने का इरादा है। না আমি কখনো কোনো মতে বিজেপিতে দাঁড়াচ্ছি না, যে সংবাদ ভুয়ো সংবাদ আপনাদের কাছে বলা হচ্ছে। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ ने बीजेपी के टिकट बंटवारे पर चुटकी ली। उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी ने आखिरकार 2 हफ्ते बाद पश्चिम बंगाल उम्मीदवारों के नाम घोषित किए और जिनके नाम लिस्ट में है उनका कहना है कि वो बीजेपी का हिस्सा नहीं है और न ही बीजेपी के टिकट के पीछे भाग रहे हैं। मिस्टर शाह, आपको कुछ होमवर्क करने की जरूरत है। बीजेपी ने अब तक 289 उम्मीदवार मैदान में उतारे। इनमें 4 सांसद, 1 केंद्रीय मंत्री और 11 विधायक हैं। जलपाईगुड़ी से राजेंद्र प्रधान और वसुदेवपुर से दीपक देवनाथ के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एंटीलिया केस में एक बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में शरद पवार से मिलने के बाद उन्होंने कहा मनसुख हिरेन की हत्या हुई और उन्होंने कहा कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार एनआईए जांच में पूरा सहयोग कर रही है। देशमुख ने इस्तीफे पर किए सवाल पर चुप्पी साध ली। ये पहली बार है जब मनसुख हिरेन की मौत को गृह मंत्री ने हत्या बताया है। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री जब दिल्ली में शरद पवार से मिल रहे थे, उसी वक्त बीजेपी नेता नारायण राणे महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे थे। राणे ने केंद्रीय गृह मंत्री अनिल देशमुख को चिट्ठी लिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। राणे ने मुंबई पुलिस में सचिन वाजे की ज्वाइनिंग पर भी सवाल उठाया। हमारा मिहान प्रकल्प है और दूसरा जो मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। मैं समझता हूँ कारभार महाराष्ट्र सरकार का सही नहीं है, इसलिए तो मैं मांग किया था कि महाराष्ट्र में कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण, करप्शन बढ़ने के कारण महाराष्ट्र में राष्ट्रपति रूल लाना चाहिए। ऐसी में मांग अमित शाह जी के पास लेटर भेज के किया। इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री को। गृह मंत्री ने पहला मुख्यमंत्री देना चाहिए, उनका ही सचिन वाजे से मतलब है। सचिन वाजे को डिपार्टमेंट में लाना, उनसे काम करवाने का काम ये मुख्यमंत्री तो कर रहे। आगे बढ़ेंगे। यूपी में योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए और आज यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने आए और 4 साल की उपलब्धियां गिनवाई। प्रसन्नता की अनुभूति है कि आज उत्तर प्रदेश निवेश अनुकूल वातावरण बनाने में पूरी तरह सफल रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यानी व्यवसाय की सुगमता में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर 15-16 में जो रैंकिंग हमारी 14वें स्थान की थी, आज वह 2रे स्थान पर है। देश की 2015-16 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था 5वें-6ठे स्थान पर थी, आज वह 2री अर्थव्यवस्था के रूप में देश में उभरा है। पर्व और त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के अंदर संपन्न हुए और यही नहीं, 4 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, बल्कि प्रदेश सरकार ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ, प्रदेश में शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की, वो देश के अंदर एक मानक भी बनी और उसके परिणाम देश के अंदर भी और हर एक तबके ने उसको बहुत सकारात्मक भाव के साथ लिया। प्रदेश के अंदर किसानों के हितों के लिए जो कार्य प्रारंभ किए, हम सब जानते हैं कि देश के अंदर किसान राजनीति के एजेंडे का हिस्सा ईमानदारी के साथ 2014 के बाद बना, जब सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना जैसी योजनाएं लागू हुई।
लेकिन लागत का 1.5 गुना MSP किसान को मिले कि 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे देश के अंदर लागू किया। उत्तर प्रदेश में 2017 में हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी लागू की। राहुल गांधी आज असम के चुनावी दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने बेरोजगारी पर फिर से सवाल उठाया। राहुल गांधी का आरोप है कि बेरोजगारी बढ़ रही है और साथ ही नफरत भी बढ़ रही है। जो सपना देखना चाहते हैं, सपना पूरा करना चाहते हैं, उसको नहीं कर पाए। वो हो रहा है। आपको बांटा जा रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाकर, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाकर, और फिर जो आपका है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, टी गार्डन हो, जो भी हो, सीधा बेचकर अपने मित्रों को दिया जा रहा है। ये इसकी रियलिटी है। तीरथ सिंह रावत के बयान पर बचाव करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। वैसे तीरथ सिंह रावत पहले भी बीजेपी को अपने बयान से उलझाते रहे हैं, लेकिन इस बार विवाद ज्यादा गहरा हो गया। डैमेज कंट्रोल के तहत ही तीरथ सिंह रावत को पीछे हटना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। वो काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार इसलिए सबको कह रहे हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है। विवादों को न्योता देने के पुराने आदती रहे तीरथ सिंह रावत। अक्सर कुछ ऐसा कह जाते हैं कि विवाद सुलगते देर नहीं लगती। एक बानगी तो आपने देखी ली होगी, एक और बानगी अब आपके सामने रखते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में रावत जी ने भगवान से तुलना करने में दिलेरी दिखाई थी। मोदी का चमत्कार है। मैं तो कई बार कहता हूँ लोगों को, द्वापर में, त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लग गए। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। वो काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार इसलिए सबको कह रहे हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है। मोबाइल में मैं तीरथ सिंह रावत। ये किस्सा भी पुराना नहीं है। 10 मार्च को शपथ और 14 मार्च को हरिद्वार में तीरथ सिंह रावत ने विवाद की गंगा बहा दी और विपक्ष के निशाने पर आ गए। तीरथ सिंह रावत ने जिस तरह से कहा कि आने वाले सालों में मोदी भगवान की तरह पूजे जाएंगे और उनकी तुलना सीधे सीधे भगवान राम से कर दी, तो ये समझने में कतई भूल नहीं हो रही है कि क्योंकि आपके हाथ से अयोध्या मंदिर का टॉपिक और क्योंकि आपके हाथ से भगवान राम का इशू सरकता जा रहा है और आपके पास अब वोट भुनाने के लिए कोई इशू नहीं बचा, तो अब शायद प्रधानमंत्री मोदी ही आपको नए भगवान राम के रूप में देख रहे हैं। शायद तीरथ सिंह रावत ये भूल जाते हैं कि अब वो बीजेपी के नेता भर नहीं रहे, वो संवैधानिक पद पर बैठे सूबे के सीएम हैं। खैर, बात रावत जी की जबान की चली है तो आपको ये भी बता देते हैं कि फटी जीन्स की फांस से उन्हें जल्दी निजात नहीं मिलने वाली। दिल्ली कांग्रेस आज सड़क पर उतरकर घेराबंदी करेगी। क्यों पहरा लगाना चाहते हैं? आज बेटियां अंतरिक्ष में पहुंच चुकी हैं, जहाज चला रही हैं, सेना में हैं। आप क्यों उन पे अपना अंकुश, अपनी सोच का अंकुश लगा देना चाहते हैं? बेटियों की फटी जीन्स पर, कपड़ों पर मुख्यमंत्री ने कहा नीचे से ऊपर तक देखा। अरे उत्तराखंड को ऊपर से नीचे तक देखते भ्रष्टाचार में डुबा दिया आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने। अपने बयान के चलते रावत जिस राजनीतिक आफत में फंस गए हैं, उससे बाहर निकलने में अब उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि तीरथ सिंह रावत की पत्नी को फिसली जबान की आड़ लेकर पति का बचाव करना पड़ा। अगर हम पश्चिमीकरण की तरफ बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे तो हमारे देश की संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया जाएगा। इसके निहितार्थ उन्होंने ये शब्द कहे होंगे और कोई उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। ये बेकार की बातें हैं, मैनिपुलेट किया जा रहा है। वो बहुत संस्कारी व्यक्ति हैं। एक प्रचारक इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता है। भाषा ऐसा नहीं बोला गया है कि भाई जीन्स है, फटी जीन्स है। परिवार ने अपना फर्ज निभाया, पार्टी ने अपना बचाव किया। रावत जी भी माफी मांगकर राजनीतिक रायते को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी ऐसी ही सोच बनी रही और जबान यूं ही घमसान करती रही तो यकीन मानिए सरकार के बचे बाकी साल भी बीजेपी को यूं ही बवाल झेलना पड़ सकता है।
देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की महामारी फिर से डराने लगी है और एक बार लग रहा था कि वैक्सीन आई है तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन फिर से कोरोना की एक नई लहर देखने को मिल रही है जिससे अलर्ट रहने की जरूरत है। तो वैक्सीन तो ठीक है लेकिन ढिलाई नहीं, लापरवाही है जिसकी वजह से जाते जाते कोरोना ने फिर से अपना रास्ता बदल लिया है, क्योंकि हर रोज नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं और रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 39,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 25,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। मुंबई की बात करें तो फिलहाल बीएमसी ने सख्ती दिखाई है। अब मुंबई में अगर आपको मॉल में एंट्री चाहिए तो उससे पहले टेस्ट से गुजरना होगा। जी हाँ, गुजरात की भी बात करें जहां पर नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है, तो पंजाब के भी 9 शहरों में हाई अलर्ट है। मुंबई और महाराष्ट्र में कोविड केसेस में इतनी बढ़ोतरी आखिर क्यों हो रही है? क्या कोई नया म्यूटेशन है जिसकी वजह से ये सर्च देखी जा रही है? मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है अभी वो कंक्लूसिवली इस बात पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हालांकि कई ऐसे सैंपल्स हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए हैं। मुंबई में आंकड़ा मानो 3,000 के पास पहुंच ही गया है। राज्य का आंकड़ा 26,000 को छू ही रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि अब यह वायरस धीरे धीरे दूर दराज छोटे इलाकों में भी पहुंच रहा है। नंदुरबार इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां एक तरफ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि लॉकडाउन कोई सलूशन नहीं है, तो दूसरी तरफ बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि अगले हफ्ते से वो नियमों को और ज्यादा कड़ा कर सकता है। लेकिन आज के दिन भी मुंबई, थाने, नासिक, अमरावती, अकोला, पुणे, नागपुर, नांदेड़ और औरंगाबाद, ये तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। कोरोना की तीसरी लहर कह लीजिए या बढ़ती तीव्रता, देश के कई राज्यों को अलग अलग शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई है। दिल्ली में भी संख्या अचानक बढ़ने लगी है। 500 का आंकड़ा पार करते ही आपात बैठक बुलाने की नौबत आ गई दिल्ली सरकार को। लेकिन इस बीच जो बाजार हैं, क्योंकि त्योहारी मौसम है, होली नजदीक आ रही है, बाजारों में भीड़ बढ़ रही है, उसके चलते एहतियात के तौर पर जो बाजार है वहां टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है। हम इस समय कनॉट प्लेस पर हैं और आपको एक तस्वीर दिखाएं। क्योंकि ये इलाका भीड़भाड़ वाला है, बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ घूमने के लिए आती है। कुछ हैं जो मास्क का पालन करते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मास्क का पालन नहीं करते। मसलन आपको दिखाएं कि ये जो लोग हैं, इन्हें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने पकड़ा है क्योंकि ये नियम नहीं मान रहे थे, मास्क ठीक से नहीं पहना था, इन्हें यहाँ पकड़ा गया, अब इन्हें यहाँ लाया जा रहा है। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर नियमों की अवहेलना किस तरह होती है। बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूम रहे हैं। और जैसे ही शाम ढलती है, समय और आगे बढ़ता है, तब जो भीड़ है, आप समझ सकते हैं कि राजीव चौक, कनॉट प्लेस का इलाका, वहां पर भीड़ कितनी होती होगी। और ऐसी संख्या में ही अगर लोग नियम नहीं पालन करेंगे तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। जितने बाजार हैं वहां पर एंटीजन आरटीपीसीआर टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। टेस्टिंग स्वेच्छा से भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिविल डिफेंस के जो स्टाफ हैं वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई नियम तोड़ रहा है तो या तो वो चालान भरे, अन्यथा उसका यहाँ पर टेस्ट किया जाए, ताकि अगर संक्रमण है तो उसका पता लगाया जा सके और अगर संभावना है तो उस संक्रमण को रोका जा सके। फिलहाल कनॉट प्लेस से विनोद के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में 917 मामले पूरे प्रदेश भर से सामने आए हैं। इसमें इंदौर सबसे आगे है, 294 मामले इंदौर से आए हैं, 184 मामले जो है भोपाल से पिछले 24 घंटे में आए हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश में लगभग 2,72,000 लोगों को कोरोना पॉजिटिव अभी तक हुआ है। 3,894 लोगों की जान भी इसकी वजह से जा चुकी है। सरकार ने भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू पहले ही लगा रखा था। अब 6 जिलों में जो महाराष्ट्र से सटे इलाके हैं वहां पे नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। और सरकार ने देर रात शाम मुख्यमंत्री की अपने अधिकारियों के साथ बैठक में एक प्रस्ताव सामने आया था, जिसमें कहा था भोपाल और इंदौर में, खासकर जहां पर कोरोना के अधिक मामले सामने आ रहे हैं, वहां पे सप्ताह के अंत में लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन फिलहाल उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाली और महाराष्ट्र को जाने वाली जो बस सर्विस मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है उसको 10 दिन के लिए स्थगित किया है और साथ में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के कड़े निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा है जो लोग मास्क पहनकर नहीं घूमेंगे उनको 500 रुपए का दंड दिया जाएगा। और साथ ही साथ सरकार ने जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन सही से नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कुछ जगहों में इंदौर में कार्रवाई की है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक।
झारखंड में रिसर्जेंस जो कोरोना का हुआ है उसको लेकर जो सरकार है अलर्ट पे है। जो मास्क पहनकर नहीं आ रहे हैं उसको ट्रैफिक पुलिस रोक रही है और पूछा जा रहा है कि एसओपी का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। मास्क आपने क्यों नहीं लगाया? सर हम हॉस्पिटल से आ रहे थे, मेरा वहीं छूट गया। मर्डर हमारा वहाँ पर भर्ती है। अरे भाई मास्क तो आपके लिए है। छूट गया सर, हम वहीं पर छूट गया। क्या नाम हुआ आपका? विनोद अग्रवाल सर। मास्क पहनना चाहिए ना। हम मास्क पहनते हैं सर, हम खुद केयर करते हैं सर, लेकिन गलती आपको मास्क किया जा रहा है, आप लगा लीजिए मास्क। मास्क किस लिए पहना जा रहा है आपको मालूम है ना? हम खुद पहनते हैं सर। नहीं तो फिर भी आप अभी नहीं पहने हुए हैं। नहीं, हमसे गलती हो गया, छूट गया सर, मिस्टेक से छूट गया सर, टेंशन में थे। ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या समझा रहे सर आप लोग? हम लोग समझा रहे यही कि अभी कोरोना बहुत ज्यादा दोबारा बढ़ गया है। इसके कारण अभी हम लोग का वरीय अधिकारी के अनुसार हम लोग का अभियान चलाया जा रहा है कि मास्क आप लोग सभी फाइन नहीं कर रहे हैं आप लोग? अभी फाइन भी कर रहे हैं सर। कितना तक फाइन हो रहा है अभी? ये मास्क का सर 500 रुपए का फाइन है। 500 रुपए का फाइन? जी सर। तो 500 रुपए का फाइन भी जो है लगाया जा रहा है और कुछ लोगों को अगर जेन्युइन रीजन किसी का है तो उनको मास्क दिया भी जा रहा है। यानी अवेयरनेस ड्राइव भी साथ साथ चलाया जा रहा है कि कोविड केसेस जो है उसमें फिर से स्पाइक हो रहा है। 5 राज्य जो है वहाँ तो स्पाइक दर्ज किया ही गया है। अब जो है सरकार भी यहाँ अलर्ट पे है। एयरपोर्ट जो भी आ रहे हैं बाहर से उनका जो है कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है यहाँ अब रेलवे स्टेशन पे भी लगाया जा रहा है। देखिए हर लोगों को, वैसे लोगों को रोका जा रहा है जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। गुजरात में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच अब प्रशासन भी सख्त है और साथ ही अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे की तो पिछले 24 घंटे में गुजरात में करीब 1276 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वैसे में चाहे अहमदाबाद हो या सूरत जो कि दोनों ही कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहाँ पे करीब 300 के आसपास मामले आ रहे हैं। तो वहाँ पे इस तरीके से जो कोरोना के कैंप है वो लगाए गए। यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है। ये फ्री टेस्टिंग कैंप जो है वो लगा दिए गए हैं और पूरे शहर में इस तरीके के करीब, अहमदाबाद की ही बात की जाए तो 80 से ज्यादा ऐसे कैंप लगाए गए हैं जहाँ सुबह से ही लाइन लगना शुरू हो जाती है टेस्टिंग के लिए। दरअसल जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेते हुए प्रशासन भी काफी अलर्ट है। खास करके अगर बात की जाए अहमदाबाद की और सूरत की तो यहाँ पे शनिवार और रविवार ये दोनों दिन मॉल, रेस्टोरेंट जैसी जो चीजें हैं, जो जगह है उसको बंद करने का आदेश दे दिया है। तो वही रात को 9 बजे जो कि पहले रात्रि कर्फ्यू का टाइम जो रात को 10 बजे का था उसको बढ़ाकर अब रात को 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। तो प्रशासन लगातार अलर्ट है। तो साथ ही जो वैक्सीनेशन का काम है उसमें भी तेजी लाई जा रही है। वो भी टारगेट रखा गया है कि अभी जो दिन में 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाती है उसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया जाए। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। बिहार में कोरोना की स्थिति अभी सामान्य है, जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया। पिछले 24 घंटों में 58 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कुल संख्या बिहार में पॉजिटिव मरीजों की है 363। ये ज़्यादा भयावह नहीं है, लेकिन खतरा बाहर से यानी कि दूसरे राज्यों से जो लोग बिहार आ रहे हैं उसको लेकर है और उसको लेकर तत्परता बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने दिखाई है। अब फिर से पटना जंक्शन पर, एयरपोर्ट पर जो भी लोग खासतौर पर महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तमाम राज्यों से आ रहे हैं जहां पर कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। दूसरे दौर में काफ़ी संख्या में मरीज पाए जा रहे हैं। वहां के जो यात्री आ रहे हैं उनके जांच करने की व्यवस्था रेलवे स्टेशनों पर और पटना एयरपोर्ट पर की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टॉल लगाया गया है जिसमें एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि अभी ट्रेनें बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि अभी गुवाहाटी और जाने वाली दादर से आने वाली ट्रेन है, उसमें जो यात्री आएंगे बम्बई से उनका टेस्ट किया जाएगा। तो कोरोना मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हैरानी इस बात की हो रही है कि लोगों में कोरोना को लेकर कोई डर ही नहीं है, ना कोई परवाह है। कोरोना रोकने के लिए पंजाब और मध्य प्रदेश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से लापरवाही दिख रही है।
6 तस्वीरें। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, बावजूद इसके मेला चल रहा है। इंदौर की तस्वीरें, दुकानों में बड़े पैमाने पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री खुद कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब के कपूरथला में नाइट कर्फ्यू है। ढाबों पर काम बदस्तूर जारी है, शराब के ठेके भी खुले हुए हैं, होटल और रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। ये पंजाब के कपूरथला में नाइट कर्फ्यू का नजारा है। कोरोना के बढ़ते केस को रोकने के लिए यहाँ रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन कर्फ्यू का पालन किस तरह से हो रहा है इन तस्वीरों में देख लीजिए। किने ऑर्डर दिते ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਆਡੀ ਪਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਜ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਰਦੇ ਜੂਗੇ ਕੱਲ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। पंजाब उन सूबों में है जहां कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। ये तस्वीर होशियारपुर की है, जहां लोगों को कर्फ्यू की जानकारी दी जा रही है। अपील करते हैं कि मानजो पंजाब सरकार के जो हुक्म हैं उन्होंने पूरी पालना की जाए। कोरोना जो बीमारी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो पंजाब सरकार ने और डॉक्टरी मारा ने हदायतां दसियां ਹਨ एहतियात ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ है वो पूर्ण किया जाए। अगर कोई लॉकडाउन की पालना नहीं करता वो तो सख्त एक्शन किया जाएगा। कोविड को रोकना है तो कर्फ्यू को मानना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के राजगढ़ का नजारा देखिए। जिले में धारा 144 लागू है, लेकिन उर्स मेला चल रहा है। इसी रायगढ़ में GNM नर्सिंग सरकारी हॉस्टल में 12 छात्राएं एक साथ कोरोना संक्रमित हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह लापरवाही को नजरअंदाज किया जा रहा है। MP के इंदौर में लापरवाहों पर एक्शन भी हो रहा है। इंदौर के जेल रोड क्षेत्र में उन दुकानों को कल सील कर दिया गया जहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इंदौर में अब तक 17 दुकानों को सील किया गया है। इंदौर में अब तक मास्क न पहनने वाले 3194 लोगों से 1,99,610 रुपए जुर्माना वसूला जा चुका है। दुकान संस्थान है वो भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, इस तरह के निर्देश हैं। करीब 15-17 दुकान संस्थान को सील कर चुके हैं। तो हो जाए सावधान। अगर आपके क्षेत्र में कोविड के मरीज हैं तो और भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज तक ब्यूरो। लगातार बढ़ते संक्रमण के मामलों ने एक बार फिर से देश को डरा दिया है। 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आए हैं। वहां 25,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि सितंबर के बाद एक रिकॉर्ड है। और इसके साथ ही देश भर में संक्रमण के नए केस की संख्या करीब 40,000 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र फिर से डरा रहा है। दिल्ली में भी संकट गहरा रहा है। गुजरात राजस्थान की बेचैनी बढ़ी है तो मध्य प्रदेश केरल में फिर से हड़कंप मचा है। कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी आने लगी थी। लोग भी बेफिक्र हो गए, मास्क लगाना भूल गए, सोशल डिस्टेंसिंग की तो परवाह ही नहीं रही। मार्केट खुल गए, पार्टियां होने लगी, समारोह सभाओं का आयोजन शुरू हो गया। आज देश पर कोरोना की दूसरी लहर का जो संकट मंडरा रहा है वो ऐसे ही लापरवाही और ढील का नतीजा है। पिछले साल की तरह इस बार भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा संकट के दौर से गुजर रहा है। वहां कल 25,833 नए केस दर्ज किए गए। ये सितंबर के बाद सबसे ज्यादा आंकड़ा है। पिछले साल 11 सितंबर को राज्य में 24,886 केस मिले थे। मुंबई में कल 2,877 नए मामले सामने आए। मायानगरी में जिस कदर लापरवाही बरती जा रही है उसे यकीनन कहा जा सकता है कि असल खतरा तो अभी आने वाला है। मुंबई की एक तस्वीर देखिए। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के पास एक रेस्टोरेंट पर बीएमसी ने छापा मारा तो 245 लोग बिना मास्क लगाए मिले। उन पर जुर्माना लगा। रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सड़कों पर भी दिख रही हैं। बढ़ते कोरोना ग्राफ पर चिंता जताते हुए बीएमसी ने कहा कि हालात से निपटने के लिए और सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं। भीड़ रही तो भी सोशल डिस्टेंसिंग यूज करेंगे।
ये हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है रात को 11 बजे के बाद सुबह तक बिल्कुल भीड़ नहीं हो, या तो उसको कहते हैं ना कि नाइट कर्फ्यू, वो थोड़ा लगाना जरूरी लगता है मुझे। महाराष्ट्र में हालात बिगड़े तो इसका असर पड़ोसी राज्यों पर भी दिखने लगा है। मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाली और वहां जाने वाली सभी यात्री बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। साथ ही भोपाल, इंदौर के अलावा राज्य के अन्य जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में गुरुवार को 917 नए मामले दर्ज किए गए। ये इस साल का एक दिन का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इधर दिल्ली भी दोबारा खौफ में जीने लगी है। कल यहां 24 घंटे में 607 नए केस दर्ज किए गए। ये 6 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा आंकड़ा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले की तुलना में केस अभी काफी कम है, घबराने की जरूरत नहीं। जो हमारा ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन वाला जो पूरा सिस्टम था उसको और सख्ती के साथ हमें लागू करना है। सर्विलेंस को सख्ती के साथ लागू करना है और एनफोर्समेंट बहुत सख्त करना है। जो मास्क पहनने का और सोशल डिस्टेंसिंग का, ये सारी चीजें हमें अब सख्ती के साथ लागू करनी है। गुजरात में भी वायरस ने वापसी की है। वहां कुल 1276 नए केस सामने आए। हालात को संभालने के लिए वहां विजय रूपाणी सरकार ने आज से अहमदाबाद और सूरत में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक मार्केट, मॉल बंद रहेंगे। आवाजाही पर रोक रहेगी। गुजरात सरकार ने लापरवाही पर सख्ती बरतने की भी तैयारी की है। मास्क नहीं लगाने पर अब लोगों को 1000 रुपए जुर्माना देना होगा, लेकिन मास्क नहीं लगाने वाले नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों पर सिर्फ 500 रुपए ही जुर्माना लगेगा। राज्य सरकार की दोहरी नीति को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। पंजाब के 9 जिलों में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ये वो जिले हैं जहां रोजाना कोरोना के 100 से ज्यादा केस आ रहे हैं। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, भोपाल से रविशपाल सिंह और दिल्ली से पंकज जैन के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खतरे को बहुत चिंताजनक बताया, लेकिन नेता मानने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के बाद अब आपको गुजरात की भी तस्वीर दिखा देते हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन की पार्टी में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। कोई कह सकता है कि ये उस सूरत की तस्वीर है जहां नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस सख्ती बरत रही है। कोई कह सकता है कि ये उस सूरत की तस्वीर है जहां प्रशासन नियमों को कड़ाई से लागू करने का दावा कर रहा है। आतिशबाजी के बीच सफेद सफारी सूट में नेताजी की एंट्री होती है, लेकिन भारत में नेताओं का स्वागत ऐसे ही होता है। नेताओं के समर्थकों का हुजूम नियमों को रौंदता हुआ आगे बढ़ता है। तभी तो कोरोना की दूसरी लहर की खबरों के बीच किसी ने यहाँ मास्क नहीं लगा रखा है। 2 गज की दूरी और मास्क पहनने के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीरें 16 मार्च की है, जब गुजरात प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान ना तो CR पाटिल ने मंच पर मास्क पहना, करीब बैठे जिस शख्स ने पहन भी रखा था उसने कैमरा देखकर नीचे कर दिया। इसके बाद CR पाटिल जब दीप जलाया तब भी मास्क पहनने की फिक्र किसी को नहीं थी। अपने नेता की खातिरदारी में बीजेपी के स्थानीय नेता ऐसे मगन थे कि महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए। फोटो सेशन में भी सामाजिक दूरी का एहतियात हवा हो गया। माला पहनाते हुए भी नेता भूल गए कि बिना मास्क पहने कोरोना उन्हें कभी भी निशाना बना सकता है। लेकिन सूरत के इस कार्यक्रम में कोरोना से जुड़े हर नियम को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के जन्मदिन की खुशी के आगे झुकना पड़ा। जबकि सूरत में कोरोना के खतरे को रोकने के लिए शहर में पढ़ाई को ऑनलाइन के हवाले कर दिया गया है। नियम तोड़ने पर सब्जी बाजारों को जबरन बंद करवाया जा रहा है। सड़कों पर एक तरफ मास्क न पहनने पर जनता को टोकने का अभियान चल रहा है, सख्ती से इलाके खाली करवाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नेताओं को खुलेआम इस तरह के कार्यक्रम मनाने की छूट दी जा रही है, जिसमें मास्क लगाए लोगों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है।
ये गुजरात के सूरत का वीडियो है, जिसमें थाने में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर की विदाई समारोह में कोरोना के नियमों की अनदेखी की गई। ऐसी ही तस्वीरें जनता को परेशान कर रही हैं और वो पूछ रहे हैं कि सभी के लिए नियम एक जैसे क्यों नहीं है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।